आज के लाइव कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा का ये न्याय प्रचार अभियान गतिशील है। सभी लोग ऑनलाइन हो जाएं, एक दूसरे को शेयर करके जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे सब लोग। न्याय स्थापना अभियान न्याय स्थापित होने तक जारी रहेगा और उसके बाद सुरक्षित बनाए रहने के लिए भी जारी रहेगा। न्याय धर्म सभा आप सभी जानते हैं, एक राजनीतिक दल के रूप में अब प्रतिष्ठित हो चुकी है। अभी विगत रविवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें न्याय धर्म सभा का घोषणा पत्र जारी किया गया था। 14 और 15 फरवरी को उत्तराखंड चुनाव घोषणा पत्र, जिसमें मुख्य रूप से महालोकतंत्र और चारों जनाधिकारों का मुद्दा लिया गया था और बाकी 111 न्याय प्रस्तावों में से कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया था। प्रादेशिक स्तर पर जो कुछ भी अभी किया जा सकता है, वह सब कुछ हम लोगों ने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया है और यथासंभव उन सभी बातों को क्रियान्वित करने का अथवा करवाने का प्रयत्न न्याय धर्म सभा करती रहेगी। न्याय धर्म सभा अगर पूरी तरह से बहुमत के साथ यदि प्रतिष्ठित होती है राज्य विधानसभा में, तो बड़ी तीव्र गति से 111 न्याय प्रस्तावों को लागू किया जाएगा और उसमें मुख्य रूप से महालोकतंत्र, जिसमें 12 मताधिकार और 12 निषेधाधिकार, माने 12 वोटिंग पावर और 12 वीटो पावर का मुख्य प्रावधान है। इसके अलावा चारों जनाधिकार, जिसमें शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण जनता को प्रदान करने के लिए 25% राजकोषीय बजट का प्रावधान किया गया और चारों ये सेवाएं सरकार की तरफ से जनता के लिए निःशुल्क रूप से सुलभ कराए जाने का उसमें स्पष्ट उल्लेख है। उत्तराखंड का जो राजकोष है, विगत वर्ष लगभग 53,000 करोड़ का उसमें प्रावधान था। आगे बढ़कर ये लगभग 60,000 करोड़
अनुमानित मान लें तो 15,000 करोड़ रुपए विद्या बजट के लिए, 15,000 करोड़ रुपए जीविका बजट माने एम्प्लॉयमेंट के लिए, 15,000 करोड़ रुपए एकोमोडेशन फैसिलिटीज के लिए, आवासीय सुविधाएं, और 15,000 करोड़ संरक्षण बजट के रूप में, जिसमें चिकित्सा सुरक्षा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय, प्रोविडेंट फंड और बीमा ऐसी सेवाएं एक सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क रूप से सुलभ कराई जा सकें, ऐसा एनडीएस के न्यायशील घोषणा पत्र में समाविष्ट है। न्याय धर्म सभा एक अतिशय व्यापक कार्ययोजना न्याय स्थापना के लिए अपना रही है और इसे क्रियान्वित करने के लिए अभी अपने प्रदेश उत्तराखंड में सभी प्रकार के न्याय प्रचार कार्यक्रम संचालित कर रही है। जन जन तक न्याय का कंसेप्ट पहुंचे, सभी लोग न्याय के सिद्धांत से और न्याय की नीतियों से संपूर्ण बल्कि नियमों, नीतियों, निर्णयों से ठीक से अवगत हो सकें। इसके लिए न्याय धर्म सभा के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं और 70 सीटों में से प्रयास यही रहेगा कि प्रायः सभी सीटों पर न्यायशील और न्यायप्रिय लोगों को खड़ा किया जाए और उनको जनता के द्वारा एक ऑप्शन मिले चुने जाने का। जनता उन्हें चुनकर वहां पहुंचाए, उनको अपने आप से न्याय स्थापना अभियान के अतिरिक्त न्याय के मौलिक सिद्धांतों से हटकर कुछ भी व्यक्तिगत रूप से करने की उसमें अनुमति नहीं है, बल्कि एक संघबद्ध रूप से वहां जाकर केवल न्याय स्थापना अभियान को ही मंजिल तक पहुंचाना है और न्याय का सिद्धांत पूरे प्रदेश में नियमों का, नीतियों का, निर्णयों का आधार बने, इसके लिए पूरी तरह से सभी कार्यक्रम संचालित किए जाने हैं। न्याय धर्म सभा अपने इस चुनावी अभियान में अब चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के बाद सक्रिय हो चुकी है और विधायकों के लिए जो उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं विधायिका के गठन के लिए, वो उनके शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जा रहा है जल्दी ही। तो सभी लोग जो भी उत्तराखंड में जहां कहीं स्वयं को न्याय प्रिय मानते हैं, न्यायशील मानते हैं, एनडीएस के 111 न्याय प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए तत्पर हैं, वो सभी इसमें आमंत्रित हैं और उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। सभी उम्मीदवार इसमें अपने आप को इसके नियमों शर्तों के मुताबिक
पार्टी के गाइडलाइंस के अनुकूल अपने को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं और एक सभ्यतापूर्वक चुनाव का प्रचार करते हुए बिना किसी दूसरे दलों का विरोध किए हुए, बिना किसी दूसरे नेताओं का विरोध किए हुए न्याय के सकारात्मक पक्ष को रखते हुए इस न्याय स्थापना अभियान को आगे बढ़ाते रहना है। और प्रयास यही होगा कि जनता प्रकाश जला के अंधकार को समाप्त करे, अंधकार को समाप्त करने के लिए संघर्ष ना करे। ना पार्टी ऐसा करे, ना इसके नेतागण ऐसा करें, ना इसके कार्यकर्ता ऐसा करें और ना ही इसके समर्थक ऐसा करें। अंधकार को मिटाने का जो प्रयास है वो हमेशा निरर्थक सिद्ध होता है। प्रकाश जलाने का प्रयास ही सार्थक सिद्ध होता है। प्रकाश जलाने से अंधेरा स्वतः स्थान छोड़ देता है। अंधेरे में अपनी कोई ताकत नहीं होती, वो वास्तव में प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण प्रबल दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश आता है वैसे वैसे अंधकार अपने आप पीछे हट जाता है और जितनी दूर तक प्रकाश जा सकता है वहां तक अंधकार पीछे हटता चला जाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि न्याय का अभाव ही वास्तव में अन्याय है। जैसे प्रकाश का अभाव अंधकार है, जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है। अब तो जहां न्याय नहीं है वहीं पर केवल अन्याय ठहरता है। अन्याय अपराध है। न्याय के पक्ष में जो नहीं है वे वास्तव में अपराधी ही होते हैं, इसमें शंका की कोई बात नहीं है। अन्याय छोटा सा जो बच्चे को बोध में उतर जाता है कि यदि एक को शिक्षा मिलती है तो उसी के समान और उचित रूप से पैरेलल दूसरे नागरिक को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी तरह से न्याय का दूसरा घटक ये है, दूसरा बिंदु ये है कि यदि समाज में, राष्ट्र में किसी एक नागरिक को या उसके परिवार को रोजगार मिलता है तो दूसरे नागरिक परिवार को भी एक रोजगार औसत मध्यम स्तरीय आर्थिक आय उत्पन्न करने के अनुरूप सुलभ होना चाहिए। तो ये तो बड़ी स्पष्ट बातें हैं कि यदि एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे नागरिक को भी मिलनी चाहिए। यदि एक नागरिक को रोजगार मिलता है तो दूसरे नागरिक को भी रोजगार मिलना चाहिए। यदि एक बस्ती को सड़क, पानी, बिजली, आवासीय क्षेत्र, उसकी अपनी राजधानी में उसकी अपनी ग्राम संसद, वहां ग्राम का एक बाजार, ग्राम के प्रशासनिक कार्यालय, ग्राम का खेल पार्क, फिर उसके चारों तरफ बस्ती, फिर उसके चारों तरफ उसकी परिधि से बाहर कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और जन सेवा के क्षेत्र और चौथा शोध क्षेत्र। ये चारों प्रकार के क्षेत्र ग्राम पंचायतों की बाह्य परिधि पर होने चाहिए और एक ऐसी ग्राम योजना का विकास किया जाना चाहिए जिसके तहत सभी प्रकार की आवासीय सुविधाएं समान और उचित रूप से सभी नागरिकों तक पहुंचाई जा सके। पूरे राष्ट्र को या पूरे प्रदेश को एक न्यायशील ग्राम योजना के तहत विकसित किया जाना चाहिए और अगर न्यायधर्म सभा आती है तो पूरे उत्तराखंड में न्यायशील ग्राम योजना ये लागू करेगी, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक के लिए
अच्छी समतल भूमियों पर उनका रहने का प्रबंध होना चाहिए। उनके लिए सभी सुविधाएं सहज ढंग से सुलभ होनी चाहिए। पहाड़ियों पर, बड़ी ऊंचाइयों पर, बड़े दुर्गम स्थलों में, बड़े घातक वातावरण में लोग हजारों वर्षों से रह रहे हैं। जंगलियों जैसा उनका जीवन हो जाता है। उनको ना कोई सुख सुविधाएं मिलती हैं, ना उनको सही विद्यालय मिल पाता है, ना सही रोजगार मिल पाता है, ना ही उनको सही बाजार मिल पाता है। वहां तक सामान ही बाजार का नहीं पहुंचता। सुख सुविधा की कोई चीज वहां नहीं जा पाती। सड़कें सुखद नहीं बन पाती कि लेवल सही ढंग से गाड़ी चला सकें। ऊंची नीची और चौतरफा जरा सा चूके की हजारों फुट नीचे गहरे खाई में गिर पड़े और सबकी हड्डी पसली टूट गई। तो ये जो व्यवस्था है ये आखिर जीवन के अनुकूल है कहां? तो एक न्यायशील ग्राम योजना होनी चाहिए जिसमें 125 करोड़ की अभी आबादी है लगभग उत्तराखंड की। 125 करोड़ मतलब 125 करोड़ में 125 करीब ग्राम पंचायतें अगर हम लोग बसा दें, 125 ग्राम पंचायतें, तो 125 ग्राम पंचायतें जो है 125 करोड़ की आबादी के लिए पर्याप्त हैं। 1 लाख की जनसंख्या सीमा अगर उसकी मान ली जाए एक ग्राम पंचायत की, तो 125 ग्राम पंचायतों में पूरी 125 करोड़ की आबादी सेटल हो जाएगी। तो ये तो सीधी सी बात है कि पूरे देश की आबादी जहां 125 करोड़ के आसपास है, तो उत्तराखंड की आबादी 125 लाख ही। तो इसमें अगर हम लोग पूरे देश के लिए अगर सोचें तो पूरे देश में लगभग 12,500 ग्राम पंचायतें बसा देने से पूरे देश के लोगों को व्यवस्थित निवास दिया जा सकता है। अच्छी बस्ती, अच्छी सुख सुविधाएं, अच्छे सब साधन, विद्यालय, प्रशासनिक केंद्र, उनकी अपनी हर जगह छोटी छोटी ग्राम संसदें, ये सब कुछ व्यवस्थित किया जा सकता है। भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, और वो ग्राम पंचायतें बड़ी दुर्गम बनी हुई हैं। अधिकांश ग्राम पंचायतें तो जीवन के लिए बड़ी दुरूह हैं, बड़ी कठिन हैं और दुखद हैं, कष्टप्रद हैं। अगर हम लोग पूरे देश का देख लें तो 125 ग्राम पंचायतें अगर उत्तराखंड में बनाई जा सकती हैं, तो वहां पे लगभग 12,500 ग्राम पंचायतें अगर हम लोग बसा दें, तो पूरी 125 करोड़ आबादी पूरे देश की सुंदर सुंदर ग्राम योजना में प्रतिष्ठित हो जाएगी। और 1 लाख की आबादी मैक्सिमम बनाई जाए। उसमें अगर एक परिवार में सोचिए कि औसत अगर 5 आदमी मान लिए जाएं, तो एक घर में अगर 5 लोग औसत रहते हों, तो केवल 20,000 घर आपको एक ग्राम पंचायत में बनाने पड़ेंगे। तो 20 पंचे 100, 1 लाख की आबादी एक ग्राम पंचायत में एडजस्ट हो जाएगी, समायोजित हो जाएगी। ये बहुत सरल है। 125 ग्राम पंचायतें तो अभी 250-300 किलोमीटर की रेंज में, यहां से कोई अगर मान लीजिए रुद्रपुर तरफ जाते हैं तो इतनी दूर में एक ही रोड में दोनों तरफ बसाएं तो बस जाए। एक 5 किलोमीटर, 5 बाई 5 किलोमीटर का एक ग्राम पंचायत न्यूनतम होना चाहिए, और 8 बाई 8 अधिकतम। तो न्यूनतम अगर माने तो एक ही यहां से और रुद्रपुर तक की आबादी में अधिकांश ग्राम पंचायतें इसमें एक ही सड़क पर बस जाएंगी। तो अब इसे आप सोच सकते हैं कि
लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में जगह बहुत कम है। नहीं, जगह तो बहुत ज्यादा है। लोगों को लगता है कि जगह कम है, नहीं, ये प्रदेश भी अभी काफी बड़ा है। यहाँ की जनसंख्या सारी एडजस्टेबल है। यहाँ की जनसंख्या के लिए पूरा एकोमोडेशन दिया जा सकता है। और दूसरी बात, जब आप सुखी हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ती, दुखी आत्माओं की जनसंख्या बहुत बढ़ती है, सुखी लोगों की जनसंख्या कम बढ़ती है। जब आप गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, दरिद्र होते हैं, दबे कुचले होते हैं, तो आप अपनी कहीं न कहीं भय के कारण अधिक जनसंख्या बढ़ाते हैं। डरा हुआ आदमी अपना जनसंख्या बल बढ़ाने की कोशिश करता है, और जो निश्चिंत है, समृद्ध है, अब अपने यहां देखें आप, टाटा इतने बड़े जाने माने उद्योगपति हैं, और अभी वो लगभग कितनी एज उनकी हो गई और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, वो अकेले ही रह रहे हैं, रतन जी टाटा। तो अब इतनी बड़ी उनकी संपत्तियां हैं और उनको जनसंख्या बढ़ाने में कोई रुचि नहीं। गरीब लोग जनसंख्या बहुत बढ़ाते हैं और अमीरों के यहां आप देखेंगे तो जनसंख्या ना के बराबर, बहुत कम, बल्कि उनको तो बहुत एन केन प्रकार जुगाड़ जामा करके एक दो बच्चे व्यवस्थित करने पड़ते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो गरीबी ही मूल कारण है। जनसंख्या समस्या का समाधान करने के बजाय आप जनता के साथ न्याय कर दो। जैसे ही न्यायशील व्यवस्था दोगे तो सब सुखी हो जाएंगे। समता में सुख है, विषमता में दुख है। तो विषम परिस्थितियों में और विषम वातावरण में और विषम नियमावली में, विषम व्यवस्था में जीने से दुख ही दुख बढ़ेगा और पूरी दुनिया भुगत रही है। अधिकांश लोग दुनिया में भुगत रहे हैं। लगभग 95% आदमी न्याय के बिना दुखी है। तो अगर न्यायधर्म सभा आती है तो ये निश्चित रूप से सतयुग का ही आगाज समझो कि ये सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई के आपसी जो सांप्रदायिक संघर्ष हैं ये भी स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ये आप आश्चर्य करेंगे कि इस तरह के जो संप्रदाय पनपते हैं उसका भी कारण अन्याय, न्याय की कमी है। जैसे ही न्याय प्रतिष्ठित करोगे तो न्याय ही सबका धर्म हो जाता है। न्याय में ही सबकी आस्था पैदा हो जाती है। न्याय व्यवहारित होते ही न्याय सबको अच्छा लगने लगता है। न्याय कहता है कि एक को शिक्षा मिलेगी तो दूसरे को मिलेगी उसी के समान। यदि एक को रोजगार मिलता है तो उसी के समान दूसरे को भी मिलना चाहिए। यदि एक को आवासीय सुविधाएं मिलती हैं, घर, सड़क, पानी, बिजली, टीवी, इंटरनेट, रेडियो आदि तमाम ये फैसिलिटीज अगर एक नागरिक को मिलती हैं तो दूसरे नागरिक को भी मिलनी चाहिए। यदि एक नागरिक को चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय ये सब मिलता है तो दूसरे नागरिक को भी मिलना चाहिए उसी के समान। तो इस जो समाधिकारिता का जो ये स्वरूप है इसी को न्याय कहते हैं और यही धर्म है। और इसको हटा करके ही आप सब लोग कोर्ट कचहरी में फैसले कर रहे हैं और उसी को न्याय बताते हैं। न्याय तो समाधिकारिता, समाधिकारिता कहीं है नहीं। समाधिकारिता, अब देखिए संविधान की जो उद्देशिका है उसको बाबा अंबेडकर ने भी संविधान की आत्मा कहा था। बस उसमें लिखा हुआ है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये तीनों प्रकार के न्याय प्रतिष्ठित करना ही संविधान का उद्देश्य है। और 70 साल हो गए, आज तक ना देश में आर्थिक न्याय है, ना देश में सामाजिक न्याय है, ना देश में राजनीतिक न्याय है।
तो फिर कर क्या रहे हो जब न्याय नहीं, तो मतलब आत्मा मरी हुई। जिस देश में न्याय ही नहीं होगा तो उसमें काहे का न्यायालय और काहे का विधायिका, काहे का शासन, काहे की सत्ता, काहे का पुलिस, ये सब फालतू है। न्याय की स्थापना के लिए ही पुलिस की आवश्यकता होती है। अगर अन्याय ही करना है, अपराध ही करना है, तो पुलिस की क्या जरूरत है? अपराध को रोकना ही तो पुलिस का काम है, कानून का काम है। और आपका कानून, आपकी पुलिस स्वयं अन्याय कर रही है, स्वयं अपराध कर रही है। पुलिस खुलेआम नागरिकों को गालियां देती है, और किसी को गाली देना अपमान होता है। अपमान एक अपराध होता है, और ये अपराध खुलेआम करता है, और सुप्रीम कोर्ट को ही पता है। खुलेआम पुलिस गाली देती है आपको, झूठ। और किसी को अपमान अगर करता है कोई, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। राष्ट्रपति को पता, प्रधानमंत्री को पता, सब बड़े पुलिस के सारे गृह मंत्री को पता, सारे बड़े पदाधिकारियों को पता, और वो गाली देते रहते हैं, आपका अपमान करते रहते हैं, अपराध होता रहता है, और कोर्ट चुप है, कानून चुप है। सब आज के कानून के हिसाब से भी वो गैर कानूनी है, लेकिन आपके ऊपर डंडे बज रहे हैं, आपको गालियां दी जा रही हैं, आपको सब कुछ हो रहा है, और ना आपको शिक्षा दी जाती है, ना आपको रोजगार दिया जाता है, ना सुविधाएं दी जाती है, ना संरक्षण दिया जाता है। चंद लोग, केवल सारी 5% आदमी सारी शिक्षा, सारा रोजगार, सारी सुविधाएं, सारा संरक्षण सब अपने लिए रखता है, और 95% का हिस्सा समाप्त कर देता है। तो ये समाधिकारिता का लक्षण है। और संविधान कहता है कि न्याय होना चाहिए, माने समान अधिकार होना चाहिए, और स्वतंत्रता, समता और बंधुता की त्रिवेणी भी उसने उद्देशिका में लिखी है। ये सब संविधान की आत्माएं हैं। तो संविधान क्या आत्महीन है? अगर संविधान में ये लिखा है कि यही आत्मा है, तो इस आत्मा के बिना ये टिका कैसे हुआ है संविधान और देश? तो संविधान को भी तमाम सारे 70 साल में नेताओं ने इसको असंवैधानिक बना दिया। आर्थिक न्याय पहले उद्देशिका में लिखा हुआ है, और आर्थिक न्याय कहीं है नहीं। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि शासन में सार्वजनिक भागीदारी। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि सारी संसाधनों में जनता की सार्वजनिक भागीदारी, शिक्षा में सार्वजनिक भागीदारी। राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है कि राजनीति में सार्वजनिक भागीदारी, शासन में सार्वजनिक भागीदारी। तो सार्वजनिक भागीदारी आपकी कहीं शासन में हुई आज तक? राजनीतिक न्याय कभी दिखा नहीं। अच्छा, जो लोग बनाए और लिखे थे वो भी उसे लागू नहीं किए उसी समय। बाबा अम्बेडकर कानून मंत्री बन गए संविधान बना के, और उन्होंने जब उसमें लिखा हुआ है आर्थिक न्याय होना चाहिए, तो आर्थिक न्याय काहे नहीं की? आगे संविधान में नहीं लिखा, उद्देशिका में लिख दिया, और अंदर नहीं लिखा। उसके कानून उस तरह के नहीं बनाए गए। शिक्षा अधिकार विधेयक कभी 2009 में कपिल सिब्बल जब शिक्षा मंत्री थे, तो तब उन्होंने लागू किया। अब वो तो अब शिक्षा मंत्री अब कौन है भला? आप तो वो तो ह्यूमन रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स के मिनिस्टर है ना। तो अब ह्यूमन ही रिसोर्स हो गया। तो रिसोर्स तो ह्यूमन के लिए होना चाहिए था, अब ह्यूमन ही रिसोर्स। तो ये देखो, बहुत बढ़िया सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। आप लोग जैसे जैसे सब जानोगे बड़ा अद्भुत लगेगा। शिक्षा का अधिकार है नहीं आपको राजकोष से न शिक्षा प्राप्त हो सकती है, न रोजगार प्राप्त हो सकता है, न सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, न संरक्षण प्राप्त हो सकता है। और ये आप सोचिए 50 लाख करोड़ रुपए सालाना
जनता को बिना ये चारों सेवाएं दिए और वो पैसा गायब हो जाता है, और कहां जाता है आज तक किसी को खबर नहीं। 5% लोग सारी सुविधाएं लेके उड़ा देते हैं। अभी जो एमएसपी का आंदोलन चल रहा था, तो हमने कहा एमएसपी मांग काहे रहे हो किसानों, तुमको पता ही नहीं है एमएसपी की जरूरत। एमएसपी केवल 5% आदमी, 6% आदमी भी आया था अखबार में कि 6% केवल उसका लाभ प्राप्त करता है। आरक्षण का भी इसी तरह से वही 5% आदमी, ये 1 से 5% आदमी के इर्द गिर्द सब घूमता है, वो भी 6 नहीं होगा, 5 के अंदर ही रहते हैं प्राय। 1 से 5% आदमी आरक्षण का लाभ लेता है, 1 से 5% आदमी जो है वो सारी सुविधाओं का लाभ लेता है, एमएसपी का लाभ लेता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को कहा जाता है, और किसान काहे का समर्थन मूल्य से पता ही नहीं। तो ये जब आप देखेंगे तो हर सुविधा 1 से 5% आदमी के लिए बनाई जाती है पूरी दुनिया में। 95% आदमी को रिसोर्स माना जाता है कि ये तो रिसोर्स है, और 5% आदमी इसका भोक्ता है। तो इनके जरिए उगवाया जाता है 95% के जरिए, और 5% के द्वारा खाया जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लागू है। न्याय कहता है कि नहीं, दो मनुष्यों के बीच में समाधिकारिता होनी चाहिए। यदि एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को भी मिले, एक को रोजगार तो दूसरे को भी रोजगार, एक को सुविधा तो दूसरे को भी सुविधा मिलनी चाहिए। अभी सब उल्टा है। क्या उल्टा है कि 1 से 5% आदमी तक सारी चीजें सीमित हो जाती हैं, और ये बढ़ते बढ़ते जब बहुत ज्यादा बदमाशी बढ़ जाती है तो ये 1% तक रह जाता है, 4% और कम हो जाते हैं इसमें। आजादी के पहले की संपत्ति अगर देखी जाए तो मैक्सिमम संपत्ति कहो 1% आदमी के हाथ में रही हो। ये सब रिसर्च का विषय है। और देखते जाएं संपत्तियां सेंट्रलाइज होती जा रही हैं। आखिर क्यों? क्योंकि संविधान आर्थिक न्याय का उद्देश्य तो रखता है, लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं करता कभी। तो आर्थिक न्याय न होने से समाज में गरीबी होती है। गरीब लोग जो है वो जनसंख्या बढ़ाते चले जाते हैं। बड़े लोगों के यहां जाके आप देखिए जनसंख्या बहुत कम है। नेहरू जी के केवल एक इंदिरा जी दिखाई देती हैं, और बाकी का पता नहीं कहां है। फिर इंदिरा जी के पता चला केवल 2 बच्चे, राजीव संजय। फिर उनके अब केवल राहुल जी दिख रहे हैं, एक अकेले। तो जनसंख्या उनके यहां क्यों नहीं ज्यादा बढ़ रही? राजीव के प्रियंका राहुल, और उनके यहां संजय के यहां भी शायद संजय गांधी के यहां भी हमको लगता है एक ही बच्चा है, वरुण। तो ये अब आप देखिए बड़े लोगों के यहां जनसंख्या कम क्यों रहती है? टाटा बिरला के यहां जाके पता कर लें, उनके यहां जनसंख्या बहुत कम है। और गरीबी बिल्कुल नहीं है। तो अगर गरीबी ही जनसंख्या बढ़ाने में रोल कर रही है। आप देखिए मुस्लिम आबादी जहां बहुत गरीब है वहां उनके बच्चे बहुत ज्यादा हैं। हिंदू आबादी जहां बहुत गरीब है वहां उनके बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो गरीबी सूचना देती है कि ये गरीब आदमी है और ये इसकी जनसंख्या बढ़ेगी। गरीबी अपने को मिटाने के लिए चारों तरफ से कोशिश करती है। तो जनसंख्या कभी बढ़ाता है आदमी, वो सोचता है कि दूसरे गरीबी क्यों है उसको मालूम है कि उसके सब अधिकार लुट गए हैं। अधिकार क्यों लुट गए हैं? क्योंकि वो कमजोर है। कमजोर है तो अपनी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये जो डरा हुआ आदमी है इसके यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। डरी हुई कौमें, डरी हुई जातियां, डरे हुए संप्रदाय, डरे हुए देश अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं। अच्छा, जबकि सच बात क्या है?
कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मायने रखती है। इजराइल छोटा सा देश है। इजराइल की आबादी कहीं हम पढ़ रहे थे कि केवल 80 लाख के आसपास है। अब आप सोचिए अपने देश में 80 लाख से तो ज्यादा भिखारी हैं, भीख मांग रहे, यहां पन्नी चुग रहे सड़कों पे। 80 लाख से ज्यादा भिखारी हैं। तो इतनी जनसंख्या आपने बढ़ा ली और फिर भी आप कभी चीन से डरते हैं, कभी पाकिस्तान से डरते हैं, कभी जनसंख्या बहुत है फिर भी डर नहीं मिटा। तो इसका मतलब डर मिटाने का एक ही तरीका है। इजराइल नहीं डरता किसी से, उन्होंने क्वालिटी बढ़ा ली। जो भी जनसंख्या है उसको ठीक से पढ़ाओ, ठीक से लिखाओ, उसको शिक्षा दो, उसको रोजगार दो, सुविधाएं दो, संरक्षण दो, उसे योग्य बनाओ, ऊंचा उठाओ, उसे आत्मिक गरिमा प्रदान करो, उसमें ऐश्वर्य की वृद्धि करो, ईश्वरत्व तो उसका बढ़ाओ। जैसे जैसे उसके अंदर दिव्य गुणों का संचार होगा, उसकी दिव्यात्मा जागेगी, वो भला कैसे हारेगा। एक ही आदमी बहुत भारी पड़ता है अगर उसमें डिवाइनिटी हो, तो बाकी सबको कहां से हरा दोगे भाई। तो थोड़ी भी तुम्हारी जनसंख्या हो लेकिन सुयोग्य हो तो वो कभी नहीं हारेगी। कभी बदमाश अंधकार के पुजारी लोग कभी प्रकाशमान देवात्माओं को हरा पाएंगे क्या? नहीं। तो ये उत्तराखंड भैया देवभूमि है और इसे अगर 5 साल एनडीएस आती है तो ये फ्रांस और जर्मनी जैसी, इजराइल जैसी चमक दमक वाला इसको हम बना सकते हैं। और ये आपके हाथों से ही बना देंगे और आप समझ सकते हैं कि हाँ ये बन ही जाएगा। कोई भी अकलमंद आदमी है तो हमारे पास 10 मिनट बैठे तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो बहुत जल्दी से ये फ्रांस, जर्मनी और बहुत उन्नत अवस्थाओं को प्राप्त हो सकती है। इजराइल जैसी मजबूत हो सकती है, जापान जैसी मजबूत हो सकती है। तो इसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। उत्तराखंड के लिए 5 साल बहुत है। अगर 5 साल के लिए एनडीएस आती है तो ये भी पक्का समझो कि उत्तराखंड नंबर 1 होगा। और हर चीज में ऐसा गाने में नहीं, वास्तव में, कि आप बोले उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, अब भले वहां के लोग ना शिक्षित हैं, ना रोजगार है, ना कुछ, तो ऐसे थोड़ी ना कोई उत्तम प्रदेश हो जाएगा। नहीं, अगर उत्तर प्रदेश को बनाना तो एनडीएस अगर वहां भी आ जाती है तो वो भी सच में ही उत्तम प्रदेश हो जाएगा। तो जहां जहां आप लाना चाहते हैं न्याय को, एनडीएस को लाते रहें। और ये न्याय, इसके एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि आप क्या वास्तव में ये जो कह रहे हैं ये लोगों को ये जनाधिकार और ये मताधिकार ये सब दे देंगे, आदमी महालोकतंत्र का ये कि वो नियम नीति निर्णय को पारित खारिज कर सके और ये सब कर सके? हाँ, निश्चित रूप से। हमने कहा इसमें कोई शंका, अगर ये बहुमत में आती है तो इसका पहला घोषणा पत्र का पहला पॉइंट ही, और इसके 111 प्रस्तावों के अलावा इसके पार्टी के संविधान में उससे बाहर ही कोई काम कर ही नहीं सकती। इसका जो चुनाव आयोग द्वारा जो इसका रजिस्टर्ड इसका बायलाज है उसमें ये सीमाएं सब दी गई हैं कि ये इसी के भीतर काम करेगी। 111 प्रस्तावों को ही क्रियान्वित करेगी, दूसरा कोई काम ये पार्टी नहीं करेगी जैसे दूसरी तमाम पार्टियां कर रही हैं। कोई मंदिर बना रहा है, कोई मस्जिद बना रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, उनके सब एजेंडे में शामिल है। हम लोगों के न्याय धर्म सभा के एजेंडे में वो न्याय के अतिरिक्त कोई बात शामिल नहीं, केवल इसे न्याय प्रतिष्ठित करना है। और न्याय प्रतिष्ठा का काम सभी प्रदेशों के लिए और फिर पूरे देश के लिए और फिर पड़ोसी देशों के लिए और फिर सभी महाद्वीपों के लिए, पूरे दुनिया में ही हम लोगों को न्याय प्रतिष्ठित करना है। और 95% आदमी पूरी दुनिया का न्याय के लिए आकुल है, व्याकुल है, परेशान है, दुख भोग रहा, हजारों वर्षों से दुख भोग रहा। जाने कब से सुदामा गरीब है,
जाने कब से लोग बहुत आहत हैं, तकलीफ में हैं, शिक्षा नहीं पहुंचाई गई। आज भी जाने कितने सब इलाके हैं जो जंगली की तरह रह रहे हैं, वहां स्कूल नहीं खोले गए, विद्यालय नहीं पहुंचाए गए। राज्य करता क्या रहा? राजाओं की पूजा आप जयकारा लगाते रहे और वो लोग विद्यालय तक नहीं खोलते थे। राजकीय विद्यालय नहीं खोले गए, राजकीय उद्यम नहीं लगाए गए, राजकीय लोगों को रोजगार नहीं दिया, न शिक्षा दिया, न रोजगार दिया न्यायपूर्वक, न सुविधा दिया, न संरक्षण दिया। 95% आदमी तरफ है, 5% आदमी सब एंजॉय करते रहे। सब 5% को खूब शिक्षा मिली, खूब रोजगार मिला, खूब सुविधाएं मिली, खूब संरक्षण मिला। और ये 5% हर जाति में है, ये 5% हर कौम में है, ये 5% हर देश में है, ये 5% हर संप्रदाय में है, ये 5% हर वर्ग में। कहीं भी आप देखिए, वो 5% ही मैक्सिमम सारी चीजों का मालिक बना हुआ है। और वो 5% ऐसा मत सोचो कि कोई जाति विशेष है, ये हर जाति में, हर संप्रदाय में ये 5% घुसा हुआ है। अब पूरा बेनिफिट लेता है और 95% लोगों के अधिकारों को छीन लेता है ताकि वो उनको गुलाम बनाए रख सके। पुराना कहीं भी आप जाके देखें तो हर जाति का आदमी आपको गरीब मिल जाएगा। सुदामा ब्राह्मण जाति का ही था जिसका वर्णन मिलता है, तो उसे ब्राह्मण जाति का ही बताया गया था। जब वो ब्राह्मण जाति का है तो वो गरीब क्यों है? इसका मतलब हर जाति में, हर वर्ग में ये 5% आदमी है जो ये बड़ा खतरनाक है। ये हर चीज कैप्चर कर लेता है और बाकी सबको भीख मांगने के लिए विवश कर देता है। गरीबी, पन्नी चुग रहे हैं, पूरे देश में लोग पन्नी चुग रहे हैं, कचरा बीन रहे हैं, कचरे में खाना ढूंढ रहे हैं। शिक्षा नहीं मिली, आज भी 70% पूरी तरह अनपढ़ है अपने देश में, शिक्षा नहीं दी जाती। शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए थी, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए थी, रोजगार निःशुल्क होना चाहिए था, सबके लिए शिक्षा का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए था। ये लोग आखिर 5% को ही ये सारी सुविधा क्यों देते हैं? अंग्रेजों के टाइम पर भी सिविल लाइंस बना दी जाती थी। सिविल लाइन में सारा बढ़िया सड़कें, नालियां, खंबे और हर प्रकार की सुविधाएं, हर अच्छा वातावरण, उसमें स्कूल, अस्पताल सब वहां मिल जाएगा। अब बताइए, सिविल लाइंस चमक रहे आज भी, जहां जहां सिविल लाइन हर शहर में है अधिकांश, वहां जाके देखो तो सिविल लाइंस आज भी बढ़िया चमक रही है। वो अंग्रेज लोग अपना सिविल लाइन में रहते थे और बाकी सबको अनसिविल मानते थे, असभ्य। भैया, जिसको भी सड़क, पानी, बिजली नहीं दोगे, आवासीय सुविधा नहीं दोगे, शिक्षा नहीं दोगे, रोजगार नहीं दोगे, तो वो तो रह ही जाएगा गंवार। तो गांव और शहर का अंतर क्यों है? गांव और शहर का अंतर सिर्फ इसी वजह से है कि जिस क्षेत्र को आप ये सारी सुविधाएं जुटा देते हो वो शहर कहलाने लगता है, और जिस क्षेत्र की सुविधाएं छीन लेते हो वो गांव कहलाने लगता है। तो गांव के लोगों से हमारी अपील है कि एक बार न्याय स्थापना का बिगुल बजा लो और अंतिम, फिर उसके बाद तुम्हारा सब संघर्ष समाप्त हो जाएगा। एक बार भी एनडीए आती है तो तुमको मताधिकार ही पारा दे देगी, फिर दूसरी पार्टी कोई आएगी तो तुम्हारे इन मताधिकारों को छीन ना पाएगी, क्योंकि एक बार इसका प्रचार हो जाएगा तो उससे कोई सरकार भाग नहीं सकती। अगर वो जनता के इन मताधिकारों को छीनेगी तो जनता उसे जीने नहीं देगी। चारों तरफ धरने, प्रदर्शन, हल्ला गुल्ला होने लगेगा तो फिर उसको बहाल करना पड़ेगा। ये जनाधिकार और मताधिकार एक बार ये सेटल हो गए तो इनको फिर छीनना असंभव हो जाता है। सरकार जनमत द्वारा बननी, चलनी, ठहरनी और गिरनी, हटनी सब चाहिए। सरकार भी और सरकार के कानून, सरकार के विधेयक भी, सब उसके नियम, नीति, निर्णय सभी जनता के द्वारा पारित और खारिज होने चाहिए। ये सीधी सी बात है। तो उत्तराखंड को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है अगर ये न्यायशील ग्राम योजना हम लोग लागू करें। तो एक
लाख की आबादी अधिकतम एक ग्राम पंचायत की, तो ऐसी 125 ग्राम पंचायतें अगर बसा दें तो क्या होगा? पूरी 1.25 करोड़ आबादी उत्तराखंड की उतने में एडजस्ट हो जाएगी। मात्र 125 ग्राम पंचायतें बसा देने से 1 लाख की आबादी वाले 20,000 घर वाले, 20,000 घर बड़ी थोड़ी सी जगह में बन जाते हैं। अगर 1,000 से न्यूनतम 1,000 से अधिकतम 2,500 स्क्वायर फुट का यदि एक मकान मान लिया जाए तो थोड़ी सी जगहों पे ही 20,000 घर बन जाते हैं। थोड़ी सी जगह, एक ग्राम पंचायत जगजीतपुर यहां गिनोगे तो 20,000 से ज्यादा मकान होंगे। अब आसपास ये तो बहुत ज्यादा हो गया हो। अब आप समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत, अगर 1 लाख की आबादी का ग्राम पंचायत समझिए यदि बसा दिया जाए तो कोई पहाड़ियों पे रहने के लिए, दुख भोगने के लिए क्यों तैयार होगा? उनके मकान वहां पे बढ़िया बस्ती काटो, सुंदर सुंदर कॉलोनी बसाओ और उसमें सबका अलाट कर दो, सबका भूखंड आवासी, और उसमें एक कमरा, लाइट, बाथ, किचन भी बना के दे दो और कह दो कि सभी के नाम पे अलाट, हर नागरिक जब आना चाहे तो इसमें आकर रहने लगे, और यहीं पर उसका स्कूल है, यहीं अस्पताल है, यही सब सुविधाएं हैं, यहीं पर उसको रोजगार मिल जाएगा, वो परेशान ना हो। बस उसके बाद देखो सब पहाड़ी से नीचे उतर आएंगे, आराम से सब नागरिक रहने लग जाएंगे। तो उत्तराखंड वासी जो पहाड़ी से उब गए हों, न्याय धर्म सभा को वोट दें और वो पहाड़ी से नीचे सामान्य बढ़िया अच्छी जगह पे आके बस्तियां बसा देंगे, आराम से रहो। 125 ग्राम पंचायत हम बसा देंगे भैया। तो आपकी फालतू जो ग्राम पंचायतें, कोई बता रहा था कि 8-9 हजार तो ग्राम पंचायतें अभी फालतू ग्राम पंचायतें बसा रखा है, इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं है। अरे 1,20,000 घर वाले एक ग्राम पंचायत। अब आप ये लोग कोई भी समझ सकता है, बहुत सरल है। 125 बसा लो, पूरा उत्तराखंड समझ जाएगा। और पूरा उत्तराखंड, अच्छा सब जगह प्रदूषण फैला रहे हैं लोग, घुस घुस के हर जगह घुसे हुए हैं पहाड़ी पर, तो वो पूरा जो हिमालय का पर्यावरण भी खराब हो रहा है। इससे अच्छा ठीक ठाक मानवीय क्षेत्र में आ जाओ, बसो, और पूरा उत्तराखंड को, बाकी देवात्मा हिमालय को सुरक्षित रखो, उसको गंदा मत बनाओ, प्रदूषण से बचाओ, नहीं तो सब बर्फ पिघल जाएगी और फिर सब लोग डूब जाओगे। अगर ठीक से सुव्यवस्थित न्यायपूर्वक नहीं रहोगे तो पृथ्वी पे ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। पर्यावरण बिगड़ने से, बर्फों के पिघलने से, तापमान का बढ़ने से जानते हैं क्या होने वाला है? धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा और आप लोगों की आवारागर्दी और अन्याय आपको पी जाएगा। इससे बेहतर यह है कि आप वातावरण को भी संतुलित बनाओ, पवित्र बनाओ और साफ सुथरी बस्तियों का निर्माण करो। सुंदर सुंदर नालियां, सुंदर सुंदर सड़कें, ये सब हम बना के पूरे प्रदेश को सुलभ करा देंगे। और ये बहुत कठिन नहीं है, एकदम सरल है। आप सब समझ जाएंगे इसे तो आपको बहुत इजी लगेगा। पूरे उत्तराखंड को शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, ये चारों बातों की गारंटी। और आप ये समझ लें कि कहीं कोई दुख नहीं है। आपको जो लगता है कि उत्तराखंड में पैसा कहाँ है, इतना गरीबी है, कोई हमसे कहता है कि कहां से आप इतना सब दे देंगे, अरे भैया उत्तराखंड में कोई चीज की कमी नहीं है। वो तो लोग रोके हुए हैं कि तुमको कुछ ना मिले, तुम गरीब रहो तो गुलाम रहोगे, गुलाम रहोगे तो वो जो है उनको काम नहीं करना पड़ेगा। 5% आदमी, 5% आदमी केवल एंजॉय करेगा, तुमको गुलाम बना के तुमसे काम करा लेगा, तुमको मालिक को नहीं बनने देना चाहता। इसलिए तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे रोजगार, तुम्हारी आवासीय सुविधाएं, तुम्हारी चिकित्सा सुरक्षा आदि संरक्षण, तुमको न पेंशन देते हैं न बीमा देते हैं। हमने समान पेंशन सबको 75 साल के बाद सबको मिलना चाहिए, पिछले 30 साल से हम लोगों को समझा है। अब मजबूरी में हमको राजनीति में पार्टी को लाना पड़ा, क्योंकि 30 साल से हम ये समझाते रहे कि भाई लागू तो करो इसे। हर पार्टी को समझाया, हर सरकार को समझाया, प्रदेश सरकारों को भेजा, हर मुख्यमंत्री को भेजा, प्रधानमंत्री को, जाने कितने प्रधानमंत्रियों को हम अब तक भेज चुके हैं सारे न्याय के प्रस्ताव।
लेकिन जब उन्होंने उस पर काम नहीं किया तो हमने कहा कि अच्छा इनका तो दीन ईमान ठीक नहीं है, तो बेहतर ये होगा कि जो लोग भी न्याय प्रिय हैं उनको चुनाव में खड़ा किया जाए और उनसे कहा जाए कि न्याय के प्रस्ताव लागू करो और जनता के दुखों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। एक भी कोई नागरिक, प्रदेश ही नहीं पूरे देश की हम गारंटी लेते हैं और पूरी दुनिया के लोग अगर सुन समझ सकें तो उनकी भी गारंटी लेते हैं कि भैया तुम्हारा जो दुख है वो प्रायोजित कार्यक्रम है। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा अनपढ़ होना, तुम्हारा भुखमरा होना, तुम्हारी तबाही, तुम्हारा बेघर होना, तुम्हारा बीमार होना, ये एक सब प्रायोजित कार्यक्रम है, इससे बचो और एक न्यायशील व्यवस्था को अपना करके अपने जीवन को सुंदर बनाओ। एक न्यायशील पूरी ग्राम योजना क्रियान्वित करने की जरूरत है इस प्रदेश में भी है, पूरे देश में भी। इसलिए उत्तराखंड में न्याय को प्रतिष्ठित करने के लिए, और न्याय जो है वो सबकी बात करता है, वो ऐसा नहीं कि कोई केवल कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ना ना ना, नागरिक हित की बात करो, जो कोई भी नागरिक है। और पूरी दुनिया में दरअसल ये जो हिंदू और सनातनी लोग थे यही पूरी पृथ्वी पे थे, दूसरी कोई कौम थी ही नहीं। तो जब दूसरी कोई कौम थी नहीं, यही सब हिंदू ही भाग भाग के मुसलमान हो रहा है, हिंदू भाग के ईसाई हो रहा है, हिंदू भाग के जैन हो रहा है, हिंदू भाग के सिख बना है, हिंदू भाग के कभी दयानंदी बना, आर्य समाजी, हिंदू ही भाग के कभी और दूसरे संप्रदायों में घुस रहा है। तो जब हिंदू ही भाग भाग के बन रहा है तो दूसरी कौम थी कौन? इसका मतलब दूसरी कौम थी नहीं, एक ही कौम थी पूरी पृथ्वी पर। तो ये झगड़ा लड़ाई सब बेकार का है। अच्छा ये है कि सभी के मानवीय बच्चे हैं, सभी मानव समाज, पूरा विश्व मानव समाज है और इसके लिए सबके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और सबके युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, सबकी बस्तियों को अच्छे घर मिलने चाहिए, अच्छी सड़कें, नालियां, अच्छे अच्छे पूरा पर्यावरण, सुंदर सुंदर खेल पार्क, ये सब मिलना चाहिए उसको। और ये सब दिया जा सकता है, आसानी से दिया जा सकता है। तो सभी लोग इसके लिए तैयारी रखें। और ये आज हमने थोड़ा सा आपको हिंट किया कि न्यायशील ग्राम योजना यदि इंप्लीमेंट होती है तो कितना व्यापक प्रभाव ये दिखाएगी। और मात्र 125 न्यायशील ग्राम पंचायतें बसा करके और पूरे उत्तराखंड को सुखी बनाया जा सकता है, समृद्ध बनाया जा सकता है, उसके समस्त दुखों को, दरिद्रताओं को दूर किया जा सकता है। बहुत सरल है और इसे क्रियान्वित करने के लिए न्याय धर्म सभा चुनाव मैदान में भी है और इसे जन जन तक पहुंचाएं। बस आप एक बार जनता तक ये बात पहुंच जाए, अपने आप न्याय हो जाएगा, अन्याय मिट जाएगा। दूसरी पार्टी के लोगों से भी हम ये अपील करते हैं कि तुम भी तो दुख भोग और भोगवा रहे हो, और जब दूसरों को दुख भोगवाते हो तो तुमको भी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए सबके दुखों का एक ही हल है, न्याय। तो जो दूसरी पार्टियों में घुस गए हैं गलती से, वो लोग भी न्याय पर विचार करें और न्याय का समर्थन करें, न्याय के लिए ही काम करें, न्याय को ही प्रतिष्ठित करें। हमने कांग्रेसियों को भी दिया था कि न्याय पीछे अब होगा न्याय का पोस्टर छाप रहे थे, चला रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो उनको हम कई वर्षों से ये सब दे रहे हैं कि भाई ये कुछ तो करो, शिक्षा रोजगार के 2 ही जनाधिकार चलो इंप्लीमेंट कर दो। लेकिन वो लोग जहां जहां सरकारें हैं वहां करते नहीं, और दूसरी फिर से चुनाव में आके जरूर कि एनडीएस का मुद्दा चलो न्याय का पकड़ लो और बढ़िया हल्ला मचाओ, इसकी आड़ में जनता को दिग्भ्रमित करो। तो ये दिग्भ्रमित करने के बजाय न्याय कर ही लो। एनडीएस तो तुम सब पार्टियों की ही समर्थक है, एनडीएस का कोई अपना एजेंडा नहीं है। ये जो भी पार्टी वहां पे हो, न्याय का कंसेप्ट हम उसे दे रहे हैं, उसको लागू कर ले तो न्याय धर्म सभा को चुनाव लड़ने की भी जरूरत नहीं। आज भी जो पार्टी वहां सत्ता में हो उनको हम सबको दे ही रहे हैं। अगर वो इंप्लीमेंट कर दें तो न्याय धर्म सभा को चुनाव लड़ने की जरूरत कहां है? वो तो जो भी पार्टी वहां, वो सब अपने देश की ही पार्टियां हैं। तो जो भी पार्टी करने के लिए तैयार हो उसको हम लोग दे दें कि लागू कर दो, और हम लोग तो वैसे ही समझ लो कि एनडीएस पहुंच गई। न्याय जो भी कर दे, कोई भी पार्टी जो जीत जाती है वो न्याय करे तो न्याय धर्म सभा को चुनाव में नहीं लड़ना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो न्याय धर्म सभा को उतारना पड़ेगा। ये तो पक्का है।
तो जो लोग समझदार हैं उनके लिए इशारा काफी है कि वे लोग देश को अन्याय से मुक्त कराने के लिए न्याय का सूर्योदय करें और न्याय का प्रचार प्रसार करके इसे पूरे प्रदेश की एक एक जनता तक, एक एक घर जा जा करके न्याय धर्म सभा का कार्यकर्ता प्रत्येक नागरिक को यह बात कन्वे करे, समझाए, उन तक पहुंचाए, उनके कानों में इसका शहद घोले और न्याय को प्रतिष्ठित करने के लिए उनको न्यायप्रिय बनाए, उनके मत को न्याय के पक्ष में तैयार करें ताकि वो उसी पार्टी को वोट दे सकें जो न्याय के लिए राजी हो। न्याय को जो नहीं पसंद करता तो नेचुरली उसको लाके क्या करोगे, आपके साथ घोर अन्याय होगा, आपके साथ हो भी रहा हजारों सालों से। तो अब जो है उससे मुक्ति का समय है। सभी लोग कोशिश करें कि इस विषय में न्याय के पक्ष में अपना मत तैयार करें, जनमत उसके अनुकूल बनाएं और अगर 2022 के चुनाव में न्याय धर्म सभा आती है तो उत्तराखंड का पूरा जीवन बदल जाएगा। सभी हजारों साल से भुगत रहे गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। शिक्षा सभी नागरिकों का जीवन बन जाएगा और निःशुल्क शिक्षा 25 साल की उम्र तक सबको, चाहे पीएचडी करो, चाहे तुम कुछ भी करो, एमबीबीएस करो, इंजीनियरिंग करो, जो जो करना चाहते हो सब करो। 25 साल की उम्र तक सारी शिक्षा ही न्याय धर्म सभा निःशुल्क बनाएगी। उसके बाद एक रोजगार भी अनिवार्य रूप से प्राप्त होगा, फिर आवासीय सुविधाएं भी न्यायपूर्वक सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क रूप से प्राप्त होगी। 75 साल के ऊपर लोगों को पेंशन सुलभ होगी, किसी को भीख नहीं मांगना पड़ेगा। आश्रय योजना क्रियान्वित कर रही है न्याय धर्म सभा, भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, पन्नी चुगने की आवश्यकता नहीं, किसी को दर दर की ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं, ना किसी बुजुर्ग को, ना किसी असमर्थ को, ना किसी अनाथ को, ना किसी को भी ये दुख देखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो एक सुंदर सा जीवन आपका इंतजार कर रहा है, सुंदर से जगत का निर्माण आप अपने उत्तराखंड प्रदेश में कर सकते हैं यदि आप न्यायशील ग्राम योजना को क्रियान्वित करने का एक अवसर उत्पन्न करते हैं न्याय धर्म सभा के सामने। तो ये बेहद आकर्षक सिद्ध हो सकता है। ये पूरा अभियान पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन सकता है, सभी के आकर्षण का केंद्र हो सकता है। इसलिए आप सबसे यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा न्याय के पक्ष में न्याय के एनडीएस के कार्यकर्ता बने, एनडीएस को दूर दूर तक पहुंचाएं, सबके घर घर तक ले जाएं। इसके ये लाइव प्रोग्राम निरंतर चलता रहेगा। अभी संडे को चला रहे हैं, आगे चल के इसको दैनिक भी बनाने का प्रयास होगा, तो जब जरूरत होगी तो, ताकि हम रोज इन बातों को कन्वे कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। और आप सबका कर्तव्य है कि आप लोग जहां जिससे बात करें न्याय के कंसेप्ट वहां पहुंचाएं, न्याय के प्रचारक बने। अन्य किसी बात का प्रचार करने की पूरी दुनिया में ही जरूरत नहीं है, अपने प्रदेश में भी नहीं, अपने देश में भी नहीं और विश्व में भी नहीं। न्याय के अतिरिक्त मनुष्य की कोई भूख ही नहीं है। न्याय ही सबको सबसे बड़ी जरूरत है इस दुनिया की। आरंभो न्याय युक्तो यह सधर्म स्मृता अन्यायस्तु अधर्मेति ये तत्शिष्टानुशासन। न्याय ही धर्म है और अन्याय ही अधर्म है। ये सब वैदिक शास्त्र यही चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप सबके साथ न्याय आज तक न हो पाने का कारण यह है कि योग्य व्यक्तियों का अभाव था जो सही गलत का अंतर भी नहीं कर पाते थे। ऐसे लोग नेतृत्व देते रहे, तो अंधों के नेतृत्व में आप सब भी ठोकर खाते रहे। अंधो अंधा ठेलिया और सबरे खूब पड़त। तो नेत्रहीन लोगों ने नेतृत्व किया, जिसकी वजह से न्याय संभव नहीं हुआ। नयन के बिना न्याय कहां से होगा। तो आप सभी का इस एक महान अभियान में समस्त उत्तराखंड वासियों सहित पूरे देश का इसमें स्वागत है। और सभी इसके जो लोग भी न्याय प्रिय हैं वो सब इसमें आमंत्रित हों और अन्याय के अपराध से बचें, न्याय के संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करें, संवैधानिक उद्देश्यों को मंजिल तक पहुंचाएं। इसका आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय प्रतिष्ठित हो, इसके लिए हम सभी लोग काम करें। तो आज का चूंकि समय अभी समाप्त हो रहा है, तो हम सभी लोग आज की तरह
हर संडे उपस्थित हूँ। पिछले संडे चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उस वजह से हम लोगों ने लाइव कार्यक्रम सीधा न रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो पोस्ट किया था। और बाकी ये हर रविवार को शाम 8 से 9 बजे के बीच में 1 घंटे के लिए ये FB लाइव प्रोग्राम चलता रहेगा। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, दूसरों को पार्टिसिपेट कराएं और कोशिश तो ये किया जाए कि अगर इसको किसी बड़ी स्क्रीन पे भी लोग अपने अपने क्षेत्रों में दिखा सकें तो कहीं और बेहतर होगा, किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से, अन्य किसी माध्यमों से, तो हमारी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगी और न्याय की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा चरितार्थ होंगी जितना कि आप इसे लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तो आज के कार्यक्रम का समाप्त हो रहा है, समय खत्म होने को है, तो ये प्रोग्राम यहीं विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।